नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ अभिसार शर्मा हैं। 6 बजे हमने ये विशेष कार्यक्रम किया क्योंकि जो दिन चल रहे हैं उन दिनों में बहुत सारी चीजें स्थिर नहीं होती, फिक्स नहीं होती। अभिसार जी को हमने इसलिए बुलाया क्योंकि हमारे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है कि देश में हमारी बिरादरी का अर्थ हो गया जो पत्रकार बिरादरी है, वो जिस तरीके से बिहेव कर रही है, जिस तरीके से समझा रही है, जिस तरीके से बात कर रही है, उसमें कुछ लोग बिल्कुल अलग हैं, जिनमें सर्वोपरि अभिसार शर्मा जी हैं। अभिसार शर्मा टेलीविजन का जाना माना नाम रहा है, लोग इनको जानते हैं, इन्हें सुनने के लिए बहुत सारे लोग, जब ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो एक भीड़ लग जाती है। पर मेरे दिमाग में एक सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ अभिसार जी से। अभिसार जी, आप इतने लाउडली क्यों बोलते हैं? आप इतना विश्लेषण करके और इतना ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है आपका पूरा जिस्म उस बात में घुस जाता है। ये नहीं लगता कि आप उसको एक जिसको कहते हैं कि सामान्य ढंग से समझाते हैं, आप एग्रेसिवली समझाते हैं। ये समझाने का जो तरीका आपने निकाला है, ये तरीका बहुत पत्रकारों से अलग है, ये आर्नव से अलग है। ये हमला नहीं होता है, लेकिन इसमें एग्रेशन भी होता है, इसमें गुस्सा भी होता है, एक दर्द भी है, एक चीख भी है जो आदमी की अंदर की चीख होती है। ये सब कैसे, क्यों करते हैं आप, और उसके पीछे कारण क्या है? मेरा शो है बोल के लब आजाद है तेरे संतोष जी, और उसका जो फलसफा है वो ये कि सत्ता की ताकत के सामने जब सवाल कमजोर पड़ जाएं तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल के लब आजाद है तेरे। और आप ये जानते हैं, और आपने तो कांग्रेस के 10 साल भी देखे हैं, उससे पहले वाजपेयी जी के 6 साल भी देखे हैं। और मैं इतना जानता था कि कांग्रेस के दौरान हमें फोन कॉल्स आया करते थे। पंकज पचौरी फोन कॉल किया करते थे कि भाई ये तुम क्यों बोल रहे हो 10 बजे, क्या जरूरत है बोलने की। मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था, एक बार उसने स्टोरी की थी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह में मतभेद को लेके, तो अजय माकन ने उन्हें हैबिटेट सेंटर बुलाकर उनके साथ ब्रेकफास्ट किया था और उन्हें समझाया था कि भैया आपके सोर्सेज गलत हैं, बस इतना होता है। और आपको याद होगा, चूंकि आप तो एंटी करप्शन मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे, तो उस वक्त मैं आज तक में था और हमने सलमान खुर्शीद के एनजीओ के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया था। बहुत बड़ी खबर थी, ताकतवर मंत्री थे यूपीए सरकार के। मैंने और दीपक शर्मा ने उनके सामने खड़े होकर उंगली दिखा दिखा के उनसे सवाल किए थे, मगर हमारी नौकरी ये हुआ कि वो हार गए चुनाव। नतीजा ये हुआ कि वो अंत में चुनाव हार गए। बिल्कुल हार गए, मगर उन्होंने हमारे खिलाफ कभी नहीं लिया, हमारी नौकरी खतरे में नहीं आई। मगर अब इस सरकार के साथ क्या हो गया है ये, जबकि, और मैं आपको एक बात बता दूं, कॉलेज के जमाने से ही, स्कूल के जमाने से ही मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का फैन रहा हूं। मतलब उनके जो स्पीकर्स हैं, चाहे अटल जी रहे हों, आडवाणी जी रहे हों, और जब प्रवक्ताओं की भी बारी आती है, मुझे याद है जब मैं सुषमा जी को देखता था, जेटली जी को देखता था, और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से गाडगिल साहब बैठ जाते थे जिन्हें सुनाई भी नहीं देता था। तो ये इन प्रवक्ताओं का मुझ पे बहुत असर रहा है, क्योंकि देखिए बहुत अच्छा बोलते हैं, और जो लोग अच्छा बोलते हैं उन्हें सवाल सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। हो क्या रहा है पिछले 6 सालों से कि जो मैंने आपसे कहा ना कि सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाएं तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। मैं क्यों लाउडली बोलता हूं? मैं इसलिए लाउडली बोलता हूं क्योंकि ये सवाल सुनना मंजूर नहीं, इन लोगों को सवाल नहीं सुनना चाहते। भूल जाइए अमित शाह या पीयूष गोयल या मोदी जी से सवाल करना। मतलब संबित पात्रा जैसे विदूषक हों या अनिल बलूनी जैसे लोग हों, इनसे भी आप सवाल थोड़ा तल्ख अंदाज में कर लें तो फोन कॉल्स आ जाते हैं दफ्तर में। आप मुझे इजाजत दें तो एक छोटी सी मैं आपको मिसाल बताना चाहूंगा जो आज तक मैंने किसी को बताई नहीं, क्योंकि मेरे पास ढेरों ऐसी मिसालें हैं। मैंने एक बार स्मृति ईरानी का इंटरव्यू किया जब वो शिक्षा मंत्री थी, और ये वो दौर था, आपको याद है, जब रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी। और मुझे याद है वो मेरे साथ थी, और स्मृति जी का अंदाज जो है वो हावी हो जाना चाहती है पत्रकार पर। मगर अब मेरे साथ दिक्कत ये है कि हम लाउड ही भी हैं, और जो एक गर्मी भी है खून में, और पूरी तैयारी के साथ उतरते हैं। तो मैंने उनका वो मौका दिया नहीं
संतोष जी, आप जानते हैं इंटरव्यू जब खत्म हो गया आधे घंटे बाद, अगले दिन मुझे संपादक बुलाते हैं अपने पास। अरे तुम्हारी शिकायत आई है स्मृति जी के यहां से। मैंने बोला क्या हो गया? तुमने स्मृति जी के साथ बदतमीजी की। मैंने बोला क्या बदतमीजी मैंने की? आप जानते नहीं है, क्योंकि वो संस्था एक महिला की शिकायत को लेकर बहुत गंभीरता से एक्शन लेता था, तो उस संस्था में एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच औरतें फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बैठ गई उस मेरे आधे घंटे का इंटरव्यू देखने। सबने इंटरव्यू देखा और समझ नहीं आया कि इसमें क्या गलत था, विचार ने क्या बदतमीजी की। तो फिर संपादक ने मुझे बुलाया कि मैंने बोला क्या क्या गलती दिखी आपको? तो कहता नहीं, हमने फिर स्मृति जी को कॉल किया और स्मृति जी ने कहा कि जब मैं जवाब दे रही थी तो अभिसार शर्मा मेरे कुछ जवाबों पर मुस्कुरा रहा था। मतलब ये कल्पना नहीं है, क्योंकि मैं उनके जवाबों पे, कुछ जवाबों पर जो इतने वाहियात थे, मुस्कुरा रहा था, तो आपने शिकायत ये कर दी कि मैंने बदतमीजी की। और संतोष जी समझिए, क्योंकि देखिए इस पार्टी के साथ ये है कि आप पर दबाव कई लेवल्स पे होता है। जब मैं टेलीविजन में था उस वक्त नृपेंद्र मिश्रा पीएमओ में थे, और आप जानते हैं उनका क्या किरदार रहा है प्रोपराइटर्स, एडिटर्स के साथ। हिंदी चैनल्स का जब अनिल बलूनी मीडिया इंचार्ज थे, फिर बाद में शायद वो बीमार पड़ गए, अब तो उनका सीधा ताल्लुक होता था, वो बताते थे चैनल को कि भाई अब हमें आपको बॉयकॉट कर रहे हैं। और एबीपी न्यूज को मुझे याद है कम से कम 2 या 3 बार ही हुआ था, बॉयकॉट किया गया था। और एक बार तो ये हो गया था कि उन्होंने कह दिया था कि जब तक ये अभिसार शर्मा बैठा रहेगा हम अपने किसी प्रवक्ता को नहीं भेजेंगे। तो ये हालत उस पॉलिटिकल पार्टी की है जहां पर नरेंद्र मोदी जैसे लोग प्रवक्ता रहे, सुषमा स्वराज, जेटली, मैं नहीं बोला हूं, शायद आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जब, याद है संतोष जी, अडवाणी जी का नाम हवाला में आया था, सुषमा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। मैं बीट रिपोर्टर था बीजेपी का, मुझे 2 या 3 साल हुए थे पत्रकारिता में, आप आगे बैठे हुए थे मुझे याद है। और सुषमा जी आई और टूट पड़े पत्रकार उन पे, बट मैंने उनके चेहरे पर शिकन नहीं देखी। वो आई तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी, वाह व्हाट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब ये हुआ करती थी बीजेपी। और अब चूंकि आपको एक व्यक्ति के करिश्मे को बनाए रखना है, आपको जवाबदेह नहीं बनना है, तो आपने सारी हदें पार कर दी, जिसके अंतर्गत आप इस तरह का दबाव। तो यही वजह है कि शायद मैं लाउडली बोलता हूं और आपको आक्रामक दिखता हूं, मगर मैं खुद को सुधारने का लगातार प्रयास कर रहा हूं संतोष जी। नहीं, सुधारने की जरूरत नहीं है। मैं एक तो आपको ये बता दूं कि जो आपने भी कारण बताया, पहले बड़े आदमी को बचाने की जिम्मेदारी भी बड़ी शख्सियतों की होती थी, चाहे वो आडवाणी जी रहे हों या अटल जी रहे हों। जिन जो नाम आपने लिए, ये लोकतंत्र के में बिल्कुल अपनी जिंदगी की तरह विश्वास करने वाले लोग थे। लेकिन आज बौने लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है कि एक आदमी का आभा मंडल कैसे वो बरकरार रखें। लेकिन मैं दर्शकों को एक बात बता दूं कि जो जिस तरह के एंकर्स आजकल हमारे न्यूज चैनल्स में हैं, उनके बारे में मैं एक बात जरूर कहता हूं, और वहां पर अभिसार शर्मा का अंतर मुझे दिखाई देता है, जो मैं दर्शकों आपसे शेयर करना चाहता हूं। आजकल के जितने एंकर हैं ये अज्ञानी हैं, इन्हें विषय की जानकारी नहीं है। ये सिवाय जैसे मुर्गे लड़ाते हैं उसके अलावा कुछ नहीं जानते। आप बताइए, आपका इसके ऊपर क्या कहना है? अब देखिए इन्होंने इसके ऊपर क्या कहा, तो आपका क्या कहना है? उनका पूरा 45 मिनट 40 मिनट उसमें बीत जाता है, बिल्कुल वही उनका काम है। लेकिन जिसको विषय की जानकारी होती है, सही पत्रकार वो होता है जिसे विषय की जानकारी हो और वो सब्जेक्ट के साथ खड़ा हो और तथ्य के साथ सामने वाले से सवाल करे कि तथ्य तो ये है, आप क्यों कह रहे हैं। बहस करना उसका काम नहीं है, पर उसे ये जताना कि तथ्य ये है, आप बोल ये रहे हैं, आप भले ही इसके ऊपर डटे रहें, पर दर्शक को ये पता चल गया कि तथ्य ये है, जो हमारे जिस एंकर की वजह से हम इस शो को देख रहे हैं, वो एंकर हमारे हित की बात, हमारे ज्ञान की बात कर रहा है। इसका मतलब ये जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, वो आजकल नहीं है। और इस चीज को लेकर के मैं अभिसार जी का हमेशा प्रशंसक रहा हूं, आज भी मैं खुल के प्रशंसा कर रहा हूं कि ऐसे एंकर कम हैं, और जो ऐसे एंकर हैं उनको जबरदस्ती उनकी नौकरी से, चाहे वो जहां करें वहां से उनको हटाने की एक साजिश, सफल साजिश हुई। मैं अभिसार आपसे जर्नलिज्म के ऊपर बाद में आऊंगा,
पहले मैं आऊंगा कि आपने अपनी इस पत्रकारिता के तेवर को लेकर के व्यक्तिगत रूप से क्या क्या जुल्म सहे या दबाव सहे, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे किसी ने बताया कि मेरे एक और दोस्त हैं, वो वकील हैं बड़े, लेकिन उनकी वजह से भी आपको परेशानी हुई। तो ऐसे आपके कैरियर में जब आपने ये साफ साफ कहना शुरू किया, किस तरह के दबाव आए और उन दबावों का आपके परिवार के ऊपर क्या असर पड़ा? क्योंकि मुझे मालूम है एक बार आप कह रहे थे कि मैं इतने दिनों से अकेला हूं क्योंकि मेरी पत्नी का को विक्टिमाइज किया गया, यहाँ पर उनका तबादला कर दिया गया, वो चूंकि सरकारी नौकरी में थे। इसके बारे में कुछ बताइए। नए पत्रकारों को पता चलना चाहिए कि सच का साथ लेने का कुछ नुकसान भी होता है। हुआ ये था कि मेरी पत्नी का ट्रांसफर जो है मेरठ हो गया था और हम लोग नोएडा में रहते हैं, और आप जानते हैं मेरठ टू नोएडा 1 घंटे का सफर है। तो 5 दिन तो वो लगातार आती जाती रही, मगर छठे दिन बगैर किसी कारण के उन्हें मेरठ फेंक दिया गया। अब ये मान के चलिए संतोष जी कि करीब 3.5 साल यानी कि आज से करीब 1.5 साल पहले, 3.5 साल जब मेरा बेटा करीब 8 साल का था, मेरी बेटी 11 साल की थी, तो वो 3.5 साल मेरी वाइफ सिर्फ सप्ताह के अंत में आया करती थी और मेरे पास जिम्मा था, मैं एबीपी न्यूज में फुल टाइम एंकरिंग भी करता था, काम भी करता था। तो वो अचानक बहुत ही रहस्यमय तरीके से 5वें छठे दिन उनको मेरठ से फेंक दिया गया। वो अच्छा, इसके अलावा ये भी कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र मेरठ से कहां भेज दिया? मेरठ से देहरादून। देहरादून। अब देहरादून से आप रोज अप डाउन नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। और बिल्कुल ये वो दौर आ गया था जब लोग जानते थे कि भाई, तब उन्होंने पोस्टर्स बनाने शुरू कर दिए थे, ये पत्रकार जो मोदी जी सवाल पूछते हैं ये देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, एंटी हिंदू हैं, वो सब हमारी पहचान हो गई थी। अच्छा, यही नहीं, एक तथाकथित एनडीटीवी घोटाले को लेकर मुझे और मेरी फैमिली को एक अरसे से टारगेट किया जा रहा था, मगर वो उग्र हो गया पिछले 6 सालों में, क्योंकि जिस शख्स एसके श्रीवास्तव, एक इनकम टैक्स ऑफिसर था जो मुझे और मेरी वाइफ को टारगेट कर रहा था, उससे साथ मिल रहा था सुब्रमण्यम स्वामी और एस गुरुमूर्ति का। और आप जानते हैं गुरुमूर्ति साहब कितने करीब हैं सत्ता से। इस कदर करीब हैं कि नोटबंदी हमारे सिर पर, उन्होंने, कहते हैं उनका ब्रेन चाइल्ड था, वो था या नहीं मुझे, मैं नहीं जानता हूं। तो नतीजा ये हुआ कि पूरा प्रचार तंत्र बीजेपी का सोशल मीडिया पर या उनके जो पालतू पत्रकार हैं उनके जरिए वो मुझे टारगेट करते थे। कम से कम 2 पत्रकार, एक वो पत्रकार आपको याद होगा जो कासगंज में झूठ बोल रहा था, उसने बाकायदा मुझे और मेरी वाइफ को टारगेट किया, ब्लॉग लिख के बगैर मेरा नाम लिए। फिर एक रिपब्लिक का एक अश्लील किस्म का पत्रकार है, सड़क पर घूमता रहता है, हाथ में केला लेके भी अक्सर वो रिपोर्टिंग करता है, उसने खुलेआम ट्विटर पर मेरी वाइफ को टारगेट किया और मैंने उसको कहा तुम गलत बोल रहे हो, यह है अदालत का आदेश, मगर बावजूद उसके उसने वो हमला जारी रखा। तो देखिए होता क्या है, अगर आप मुझ पे टिप्पणी करें बतौर पत्रकार, आप मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आप मेरी परिवार को टारगेट करें। और हो क्या रहा था कि समानांतर तौर पर इस तरह से दबाव बनाया जा रहा था। फिर साल भर पहले जब पुलवामा अटैक हुआ था, अचानक मेरे नंबर को सार्वजनिक कर दिया गया था। 60 घंटे तक मेरा फोन बजते रहा, मेरे परिवार के सदस्यों को बलात्कार की धमकियां दी जाती रही। मगर ठीक है, मैं रुदाली करने वाले पत्रकारों में नहीं था, मैंने 5 या 6 को जेल भी पहुंचवाया। एक ट्रोल करके है, विनय शर्मा नाम था, उसने टारगेट किया था मेरी फैमिली को। उसको, जिस कंपनी में काम कर रहा था, बहुत ही जानी मानी कंपनी में, मैंने शिकायत की बाकायदा, और फिर उसको भी उन्होंने निकाला, क्योंकि वो इस हद तक इन लोगों ने टारगेट किया था। दिक्कत क्या होती है, फैमिली को तो टारगेट किया ही जा रहा है। और देखिए मेरी वाइफ भी, मुझे बहुत गर्व है, मेरी वाइफ, अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं लाउड हूं, बहादुर हूं, मेरी वाइफ लाउड नहीं है, मगर मैंने उनसे ज्यादा बहादुर व्यक्ति को नहीं देखा अपनी लाइफ में। जो शौर्य है उनके अंदर, जो करेज है, जी वो तो बर्दाश्त कर लेती हैं। मगर आप सोचिए ना, मेरी माँ 70 साल की, जो मेरी माँ, उसको क्या इस उम्र में, क्या ये सही है कि उसके जहन में डर रहे कि यार मेरा बेटा जो है इतना लाउडली, इतना बेबाकी से बोलता है,
कहीं इसके साथ कुछ हो ना जाए। हर 10 दिन में वो मुझे कॉल करके कहती हैं कि तू क्यों बोलता है ये सब, क्या जरूरत है, आप क्या है। क्योंकि होता क्या है, मेरे फादर जो है वो इंटरनेट स्कैन करते रहते हैं, और कभी कुछ अनाप शनाप दिखता है तो वो शायद मम्मी को दिखा देते हैं, नहीं दिखा देते हैं एक अलग बात है। तो ये टेंशन मेरे माँ बाप पर क्यों? और सिर्फ इसलिए कि मैं सवाल कर रहा हूं। और देखिए 6 साल से ये सवाल मैं कर रहा हूं, अगर मैंने कुछ गलत किया होता, कुछ लाइबलस का होता, डेफेमेटरी का होता, तो मेरे खिलाफ कितने कोर्ट केसेस होते। उल्टा बिल्कुल जो जो इन्होंने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया था, जिस एसके श्रीवास्तव ने, क्या आप लोग जानते हैं उसके साथ क्या हुआ? वो व्यक्ति जो है वो खुद मोदी सरकार के मंत्रियों को टारगेट करने लगा। वो इतना ज्यादा आत्मविश्वास से लबरेज हो गया, आखिरकार उसे निकालना पड़ा एसके श्रीवास्तव को, खुद मोदी सरकार ने निकाला। और वो अभी ये बीती फरवरी में 3 महीने जेल होकर निकला है। तो मैं तो कह रहा हूं, मैं तो वहीं खड़ा हूं उन्हीं सवालों के साथ। और अगर कुछ गलत कर रहा होता तो तुमने अब तक केसेस कर दिए होते। हालांकि मैं जानता हूं आज भी तो कल आ जाएगा, जैसे विनोद जी को टारगेट किया गया बेवजह का कोई मामला। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, आप जो समर्थक हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के, और भक्त, समर्थक और भक्तों में फर्क है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। आप लोग जो समर्थक हैं या भक्त हैं, एक लक्ष्मण रेखा पार मत कीजिए। क्योंकि अगर मैं कुछ गलत कह रहा होता तो 2014 से पहले मैं हीरो नहीं होता। फिर 2014 से पहले मेरी पत्रकारिता देखिए, आप देखिए उस वक्त मुझे याद है नकवी जी ने एक बार मुझे बुला के कहा था, हमारे जो आज तक के हेड हुआ करते थे, जी। मेरे कान में धीमे से बोलते हैं, ये बताओ तुम क्या संघी हो क्या? तो सिर्फ इसलिए कि मैं कांग्रेस से सवाल करता तो मैं उस वक्त संघी हो गया था। और अब तो खैर ठीक है, क्या क्या जा सकता है। नकवी जी कल हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं, अच्छा, द ग्रेट एडिटर्स ऑफ इंडिया में। हाँ, कल 12 बजे वो हम लोगों के साथ होंगे। पर अभिसार, जानना आपसे ये है कि क्या ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात हुई, एक घटना भी आपको बता दूं, और बहुत बड़े पत्रकार संपादक का एक कमेंट था। मैं लखनऊ में रविवार का संवाददाता था, और मैंने एक स्टोरी की थी शैम्पू नाम के एक आदमी से, उसका नाम भी सुरेंद्र प्रताप सिंह था, बरेली के। उसका शौक था ब्राह्मण लड़कियों, कमसिन ब्राह्मण लड़कियों को से बलात्कार करना। उसके पिताजी वीपी सिंह की सरकार में मंत्री थे, और हमने उसको बहुत जबरदस्त स्टोरी वो हो गई, क्योंकि सुरेंद्र जी प्ले जो संपादक थे रविवार के, उनको प्ले अप करने का, कैसे उसको सामने लाना है, प्रस्तुतिकरण में कमाल हासिल था उन। उसके बाद एक दिन सवेरे मेरे घर पे 10-12 लोग बंदूक तमंचा लेके आ गए। अब मेरी दिक्कत ये है कि मैं उतना हम्बल नहीं हूं। जब आ गए और उन्होंने धमकाया कि शैम्पू भैया के बारे में कुछ लिखा तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तो मैंने उनसे कहा कि तुम नहीं जानते हो मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं भी ये कर दूंगा। वो बरेली के पड़ोस का ही जिला है। बहरहाल, लेकिन मैं घबरा तो गया था। मैंने सुरेंद्र जी को फोन किया फौरन कि सुरेंद्र जी ऐसा ऐसा हुआ। जानते हैं सर सुरेंद्र जी ने क्या कहा? $1 बिलियन वो जवाब है जो मेरे दिमाग में। उन्होंने कहा कि संतोष, मैं तुमको कलम तो दे सकता हूँ, रिवॉल्वर नहीं दे सकता। पत्रकारिता में अगर रहना है तो ये खतरे उठाने पड़ेंगे। और एक चीज उन्होंने मुझे कहा कि समझ लो, रिवॉल्वर से कलम ज्यादा खतरनाक होती है। और वो आप साबित करते जा रहे हैं कि आपके पास अगर हो भी कोई हथियार, तो जो सबसे बड़ा हथियार आपके पास है वो आपकी जुबान है, आपकी कलम है। मैंने ये घटना इसलिए बताई कि सुरेंद्र प्रताप सिंह ने ये मुझे कब कहा था, और ये हर दौर में कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जिसके लिए ये कहावत सही साबित हो जाती है। यकीन। मैं यहाँ जानना चाह रहा हूँ कि जब आपने पत्रकारिता की, टेलीविजन में आए, और टेलीविजन में आकर के आपने जैसे अभी सवाल बताए कि आपने कांग्रेस के लोगों से पूछा, और पत्रकार को हर एक से पूछना ही पड़ता है, क्योंकि सवाल अगर नहीं पूछता तो पत्रकार का पत्रकार होना बेकार है, क्योंकि यही उसका प्रिविलेज है दुनिया में। और कोई किसी को रोक के सवाल नहीं पूछ सकता। वो आदमी उसको डांट देगा, बकवास क्या कर रहे हो। लेकिन अगर जर्नलिस्ट ये कहे किसी मंत्री से भी, जिले का जर्नलिस्ट भी, पत्रकार भी, कि मैं पत्रकार हूं, मुझे आपसे पूछना है, तो वो रुकता है। क्योंकि ये एक पत्रकार की अपनी विधा की ताकत है, और शायद यही एक पत्रकार का अभिमान भी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जब आपने उस समय पत्रकारिता की और आज जब आप पत्रकारिता के दूसरे दौर को देख रहे हैं,
इस दूसरे दौर को इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों में थोड़ा सा अविश्वास पैदा हो गया है पत्रकारिता को लेकर। काफी इसको ज्यादा, देख काफी के ज्यादा। आप, हाँ, उसको देख के आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। आजकल जब भी कोई युवा मुझसे पूछता है कि क्या मैं पत्रकार बनूं, तो मैं उसे एक सीधा जवाब नहीं दे पाता हूं। मेरा दिल नहीं करता कि मैं उनसे कहूं क्या मैं अपने बच्चों को पत्रकार बनाना चाहूंगा। मेरा बस करेगा तो मैं नहीं बनवाना चाहूंगा। मगर हैविंग सेड दैट, पत्रकारिता का स्वर्णिम काल भी यही है। अगर आप वो तमाम चीजें, वो तमाम डर, उसके बावजूद ये काम करना चाहेंगे तो इससे ज्यादा सार्थक काम कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि दिक्कत क्या है कि आज की तारीख में जब आप सवाल करते हैं, भूल जाइए नेता से सवाल, भूल जाइए मोदी जी का करिश्मा, पूरा एक तंत्र है जो पुलिस की ज्यादती को सही ठहराने का काम करता है। कभी आपने सोचा इस बात को कि पुलिस की बिल्कुल ज्यादती बिल्कुल को, सही, अब बिल्कुल। आप सोचिए ना, अगर गलती से निर्भया अभी 2019 में हो गया होता तो क्या उस बलात्कारियों की जाति धर्म देखकर समाज बट जाता? निर्भया के टाइम वो नहीं हुआ था। मगर बिल्कुल हमने देखा जम्मू के कठुआ में जब एक 8 साल की मासूम का रेप होता है तो समाज उसको हिंदू मुस्लिम तो कर ही देता है। समाज क्या है, पॉलिटिकल पार्टी उसे हिंदू मुस्लिम तो कर ही देती है, मगर उसके साथ साथ बलात्कारियों के पक्ष में जो उस वक्त आरोपी थे, और अब तो खैर मुजरिम है वो, उनके पक्ष में रैली निकाली जाती है। ये, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि पत्रकारिता इस वक्त एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि कई अखबार बंद हो रहे हैं, कई अखबार के जो सप्लीमेंट्री पेजेस बंद हो रहे हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के जो कई छोटे छोटे सैटेलाइट चैनल्स थे वो बंद हो रहे हैं। तो इकोनॉमिकली जर्नलिज्म इज इन अ डिस्ट्रेस, बहुत जबरदस्त मुश्किलात से, ऊपर से विश्वसनीयता का संकट। मगर क्या इस विश्वसनीयता के संकट में आप अपनी बात कह सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी चुनौती। अगर आप कह सकते हैं तो ये फील्ड आपके लिए है। और ये फर्क है 2014 या उससे पहले और आज के दौर में जो अब हम देख रहे हैं। और बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं कि देखिए, जिसके हाथ में ताकत होती है वो रौंदने की कोशिश करता है। हमने 1975 से 77 के बीच का दौर देखा है। मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल देता हूं। जब जी। नीतीश जी और लालू जी का शासन था बिहार में, तब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि शहाबुद्दीन की तूती किस तरह से बोल रही थी। तो और क्यों? क्योंकि शख्स के हाथ में ताकत है, उसे राजनीतिक आशीर्वाद था। तो ये तमाम चीजें हैं, जिसके हाथ में ताकत है। और यही है ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो यही हो बिल्कुल रहा है। मगर अगर ये लोग, अगर अत्याचार का दौर रहा है, तो आप जब उनसे सवाल करते थे तो आपके चरित्र पर, आपकी देशभक्ति पर सवाल नहीं किए जाते थे, और ऊपर से आपकी कमजोर नफ्स यानी आपके परिवार पर हमला नहीं किया जाता था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हमले से। वो अब हो रहा है, इसलिए ये बहुत मुश्किल दौर है। मैं दरअसल ये जो अर्थव्यवस्था की वजह से जो अखबार या चैनल बंद हो रहे हैं वो एक स्थिति है। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं सिद्धांतों के ऊपर। मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि अब पत्रकारिता के नए सिद्धांत गढ़े जा रहे हैं, जहां पर पत्रकार, खासकर ये टेलीविजन जर्नलिज्म, ये उन्हीं से सवाल करता है जो शिकार हैं। बिल्कुल। वो उनसे सवाल नहीं करता है जो 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 शिकारी हैं, उनसे सवाल नहीं करता। ये कमजोरों से सवाल नहीं करता, ये ताकतवर लोगों से सवाल नहीं करता, ये कमजोरों से सवाल करता है। जिस तरह से सत्ता हमेशा, हमने तो अब तक यही सीखा, जितने हमारे संपादक थे या हमने जो स्टोरीज की। और अभिसार, मैं हमेशा गर्व से जब दोस्तों में बैठता हूं तो मैं कहता हूं, हाँ, मेरे खाते में 2 मुख्यमंत्री हैं जिनका इस्तीफा मेरी रिपोर्ट के ऊपर हुआ। मेरे खाते में कम से कम 5-6 कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनका इस्तीफा हुआ। पर मेरा सवाल सिर्फ ये है कि हम वो सवाल गरीबों की तरफ से पूछते थे, जो विक्टिम है उनकी तरफ से पूछते थे। एक सुल्तानपुर का जोखई नाम का दलित था, उस समय उसको हरिजन कहते थे।
जुखई, उसकी एक 4-6 बिस्से जमीन वहां बिस्वा में मानते हैं उसको, उस जो सरकार जमीन देती है, उस जमीन को उस समय के मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने कब्जा कर लिया था। उस स्टोरी को हमने दो बार फॉलो अप किया। पहली बार किया, धमकी, संपादक ने कहा फॉलो अप करो, हमने फॉलो अप किया, इंदिरा जी ने उसकी जांच कराई और इस्तीफा ले लिया। तो मुझे, लेकिन अब मैं नहीं देखता कि कोई पत्रकार ऐसा है, हालांकि अभी भी कई लोग हैं जो पूरी कोशिश करते हैं, जैसे मैं उस दिन सीमा मुझे रितु का नाम जिक्र करती है, रितु सर इनका, तो अभी भी लोग हैं जो लगे हुए हैं, फॉलो अप स्टोरी करते हैं। फॉलो अप स्टोरी तो खत्म ही हो गई हमारे पत्रकारिता से। और अर्णव गोस्वामी जिस तरह की फॉलो अप स्टोरी कर रहे हैं, अगर फॉलो अप स्टोरी का इसकी ये परिभाषा है, तो फिर क्या कहूँ, अल्लाह बचाए ऐसे, भगवान बचाए ऐसे फॉलो अप स्टोरी का सिद्धांत करने वाले। तो मैं जो जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि सडनली जो पत्रकारिता की बुनियाद बदलने लगी, पत्रकारिता के सिद्धांत बदलने लगे, इनको देख करके भविष्य की पत्रकारिता का आपको कुछ अनुमान हो रहा है? कैसी पत्रकारिता होगी? देखिए, भविष्य तो कोई बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग अब कमजोरों की तरफ से सवाल नहीं कर रहे हैं, कमजोरों से सवाल कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। हमारे न्यूज चैनल्स ही नहीं बल्कि सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी भी हमारे शहीद सैनिकों पर किस तरह की सियासत करती रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, मैंने एक न्यूज चैनल में एक एंकर महोदया को यह कहते हुए सुना कि सीमा पर रक्षा सरकार थोड़ी ना करती है, सीमा पर रक्षा तो सैनिक करता है। यानी कि जिस सैनिक के सहारे तुम टीआरपी बटोरते हो, उसके नाम पर नकली देशभक्ति करते हो, आज की तारीख में सरकार को बचाने के लिए अब तुम उस पर भी सवाल कर रहे हो। यह क्या आपको सबक देता है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये न्यूज चैनल्स हो या ये पॉलिटिकल पार्टी हो, वो आपकी हितैषी नहीं है। इनका हित सिर्फ एक है, इनका स्वहित है, इनका राजनीतिक हित है, इनका अपना हित है और इसके अलावा कुछ नहीं है। आज की तारीख में आप मुझे बताइए ना, अभी भी यह खबर है कि चाइना जो है वो फिंगर 5 पर बना हुआ है, अभी भी घोघरा में बना हुआ है, अभी भी पैंगोंग 100 के ऊंचाइयों पर उनका कब्जा है। मैं आज कहता हूं, अगर आज सरकार यह कहने को तैयार है कि फिंगर 5 भारत का हिस्सा नहीं है, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7, पैंगोंग 100 की ऊंचाइयां हमारा हिस्सा नहीं है, घोघरा हमारा हिस्सा नहीं है, तो मैं आज अभी यह कहने को तैयार हूं कि साहब चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा नहीं किया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीन ने प्रवेश नहीं किया, कुछ दिनों बाद रक्षा मंत्रालय कहता है कि हां प्रवेश किया, और फिर 24 घंटे में रहस्यमय ढंग से रक्षा मंत्रालय का वो दस्तावेज गायब हो जाता है। क्या इन तमाम मुद्दों पर तल्ख अंदाज में पत्रकार जो है सवाल पूछ रहे हैं? और मैंने सैनिकों का क्यों जिक्र किया? क्योंकि हमारे 20 सैनिक मारे गए थे। सवाल उनकी तरफ से होना चाहिए था। उनका तो कारण आज तक पता नहीं चला कि आखिर मारे क्यों गए। हम उनके यहां गए थे, अब वो हमारे यहां आए थे। बिल्कुल, वो पारदर्शिता है ही नहीं। और फिर हम बात करते हैं देशभक्ति की, तो मुझे इस छद्म राष्ट्रवाद से यह आपत्ति है, मुझे इस तथाकथित देशभक्ति से यह आपत्ति है। आपने इस पूरे प्रकरण में, कोरोना प्रकरण में जो गरीब चल रहा था, जिस बुलंदी से सोशल मीडिया ने उनकी आवाज उठाई, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने उनकी आवाज उठाई, किसी ने नहीं उठाई। मतलब हमारा पूरा जोर कहां है? सुशांत सिंह राजपूत मामले में, और उसमें भी जिस तरह की नंगई, जिस तरह का घटियापना हम देख रहे हैं, जिस तरह से आप जो चल रहा है इस वक्त, वो वाकई शर्मनाक है। मतलब एक न्यूज चैनल में हमने देखा, रिया चक्रवर्ती का इन्होंने एक इमेज बनाया होता है जिसमें वो काला जादू कर रही है। आप जानते हैं काला जादू को लेके कुछ कानून हैं, सामान्य हालात होते हैं तो उस चैनल को कटघरे में 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है, मगर कुछ भी जारी है सियासत के नाम पर। और ऐसा नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए इनके मन में कोई सिंपैथी है, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसके जरिए आप महाराष्ट्र सरकार के लिए असहजता पैदा करना चाहते हैं, उसके लिए आप बिहार में राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहते हैं। तो सुशांत सिंह की राजपूत की आवाज इसलिए नहीं उठ रही है क्योंकि वो पीड़ित है, क्योंकि उसकी असामान्य मौत हुई, सिर्फ इसलिए उठाई जा रही है क्योंकि इसकी वजह है, यही वजह है कि मैंने आज सैनिक और सुशांत सिंह राजपूत की आपको मिसाल दी। दोनों ही पक्षों में पीड़ित ये थे,
मगर आपने देखा एक तरफ मीडिया ने उनकी आवाज तक नहीं उठाई सलीके से, सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया, और दूसरी तरफ आवाज तो उठाई जा रही है मगर केवल सियासी कारण है उसके पीछे में। और ऐसे में आप मुझे बताइए ना, मैं क्या भविष्य देखूं? आज को ये सरकार चली जाएगी, कल को कोई दूसरी सरकार आ जाएगी, और अगर उसका नेता उसी तरह का करिश्माई हुआ, कोई नॉन बीजेपी सरकार हुई, तब आप क्या सोचते हैं? तब आपको क्या लगता है, क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष अब ये समझ गया है कि मीडिया को किस तरह से कंट्रोल में करना चाहिए? मैं तो जहां हूं वहीं खड़ा रहूंगा, मगर सवाल यह है कि ये लोग क्या करेंगे? आप मुझे बताइए, छोटी सी मैं सवाल, इन आज की तारीख में जितने भी गिन के जितने पत्रकार जिनका नाम आता है गोदी मीडिया में, 2014 से पहले ये लोग कहां सवाल किया करते थे सत्ता से? एक शख्स को छोड़ के, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि वो पता नहीं बुद्धि उनकी किस कदर से जो है वो भ्रमित हो गई है, क्या हो गया है, वो जो करते हैं आजकल प्राइम टाइम के नाम पर, वो वाकई शर्मनाक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये लोग कहां थे 2014 से पहले? कोई स्पोर्ट्स कवर करता था, कोई छोटी मोटी बातें करता था। अब अचानक, क्योंकि वो समझ गए हैं कि देखिए इस पार्टी का प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है, अगर आप इस पार्टी के पक्ष में बात करेंगे, अगर उनके नेताओं के पक्ष में बात करेंगे, अगर उनके फॉलोअर्स के हाथों हाथ में खेलेंगे, तो आपको हाथों हाथ दिया जाएगा, आपको हर किस्म का फायदा होगा। तो हकीकत ये मैं बिल्कुल, मैं इस बात पर आपसे एक टिप्पणी इस बात पे भी चाहता हूं कि हमारा जो बुनियादी फर्ज है, मैं आपके बहाने दर्शकों से भी इसको उनको इसमें इन्वॉल्व करना चाहूंगा कि हमारा बुनियादी फर्ज है कि हम वो खबरें बाहर लेके आए जो खबरें दबाई जाती हैं ताकतवर लोगों द्वारा, चाहे सरकार के द्वारा। बिल्कुल, क्या हम वो काम कर रहे हैं? नंबर एक, आपसे टिप्पणी चाहूंगा। दूसरा, विषयों को कैसे तोड़ना मरोड़ना है, पथभ्रष्ट करना है, डाइवर्ट करना है। जो आपने सैनिक और सेना का, सरकार और सेना का जो नाम लिया अभी एक टेलीविजन के एंकर द्वारा, उनको ये समझ में नहीं आता है कि जिस तरीके से हम लोग सेना की या दी हुई पीआरओ, किसी पीआर एजेंसी की हम जो ताली बजाते हैं, जैसे 5 रफेल हमारे यहाँ आ गए, 5 रफेल आ गए तो चाइना को हमने ध्वस्त कर दिया, और हम ये खबर आज तक नहीं दे रहे हैं टेलीविजन के ऊपर कि उसी जगह पर चीन ने हवाई पट्टी बना ली है, अपने अत्याधुनिक फाइटर तैनात कर दिए हैं, और उनमें एटॉमिक वेपन्स भी लगा दिए हैं। ये विदेशी एजेंसियां हमको बता रही हैं, विदेशी एजेंसियां हमको फोटोग्राफ्स दे रही हैं, हम फिर भी उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और ना हम ये अपनी जनता को सावधान कर रहे हैं कि देखिए कहीं कुछ चूक हो रही है। हो सकता है ये सरकार की चूक ना हो सकता है ये सरकार को सलाह देने वालों की चूक हो, लेकिन हाँ, देश तो इससे खतरे में आ रहा है। आप बताइए, अगर उत्तराखंड के पास तक आ जाए चीन अपनी स्ट्रेटजी बदल करके, और हमारे टेलीविजन चैनल या तो ये मान लें कि ये सब बिल्कुल अज्ञानी हैं, गैर जानकार हैं, इनके मन में जो आता है बोल देते हैं, क्योंकि उसी एंकर ने कहा था कि नोट में चिप लग गया है और एक न्यूज चैनल के डायरेक्टर ने भी कहा कि जब नोटबंदी हुई थी कि एक चिप लग गया है। 2 लोगों ने इसको काफी पॉपुलराइज किया था, और इतने बेशर्म हैं। बेशर्म मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमने जिस जर्नलिज्म को, चाहे पढ़ने वाला जर्नलिज्म हो चाहे बोलने वाला जर्नलिज्म हो, हमने जिसे सीखा है लिखने वाले को कि अगर गलती हुई है तो हम्बली माफी मांग लो कि हमसे गलती हुई। लेकिन कई चैनल तो अभिसार ऐसे हैं, आप भी उनमें से कुछ में रहे हैं, कि जो हर घंटे अपना ही स्टेटमेंट चेंज करते रहते हैं, कोई दूसरी स्टोरी देते रहते हैं, और लोगों से माफी भी नहीं मांगते और लोगों को कंफ्यूज करते रहते हैं। दरअसल मुझे लगता है कि विनोद जी ने जो कहा था, जब आपने विनोद नाम लिया, मैं उसको साफ कर दूं, मेरा ख्याल है आपका कहना विनोद दुआ से था, आपका मतलब। हाँ जी, बिल्कुल। तो विनोद दुआ जब हमारे यहाँ, विनोद दुआ जी जब हमारे यहाँ आए थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये जितने टेलीविजन चैनल आजकल के हैं, ये सब एक शो बन गए हैं, एक कॉमेडी शो बन गए हैं। अब ये खबर देने वाले संगठन नहीं रहे, ये इन्होंने खबरों को भी एक सीरियल बना दिया है, कॉमेडी सीरियल। मैं आपसे कि इन सारी चीजों को देखते हुए, मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया उसकी भूमिका देने में, पर आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि आपके दोस्त
जो हैं मीडिया में अभी, वो जब आपसे मिलते हैं, मैं नहीं जानता कि वो आपसे सार्वजनिक रूप से वो क्या कहते होंगे क्या नहीं, लेकिन जब आपके साथ अकेले में बैठते हो तो कहीं कोई घुटन आपको पत्रकार जगत में, टेलीविजन के जगत में, न्यूज चैनल्स की दुनिया में या अखबारों की दुनिया में कहीं आपके मित्रों में कोई घुटन नजर आती है आपको या नहीं आती? संतोष जी देखिए, घुटन तो है, यकीनन घुटन है पत्रकारों में। दो किस्म के पत्रकार हैं। वो पत्रकार जो वैचारिक तौर पर सहमत हैं उस नफरती एजेंडे के साथ जो चलाया जा रहा है, और एक दूसरा पत्रकार है वो खामोश इसलिए क्योंकि उसको अपनी रोजी रोटी भी देखनी है, उसे अपने बच्चे देखने हैं, उसे अपनी बीवी देखनी है, उसे अपना घर का चलाना है। तो ये दो किस्म के पत्रकार हैं, और घुटन उस पत्रकार में जरूर हो रही है जो इससे इत्तेफाक नहीं रखता है मगर उसे करना पड़ रहा है। मगर यहां दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो मेरे पत्रकार दोस्त नहीं मैं मेरे क्लोज फ्रेंड्स में नहीं है, मगर हाँ कुछ गिने चुने लोग हैं, कुछ जो व्यवस्था से सवाल करते हैं, उनके साथ मेरी जान पहचान है, मैं उनके साथ उठता बैठता हूं। मैं आपको सिर्फ दो मिसाल देना चाहूंगा यहां पर। आपको याद होगा कि जब चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया था तो इस खबर को सबसे पहले सामने लाने वाले पत्रकार थे अजय शुक्ला। ठीक है, अजय शुक्ला ये पहली खबर लेकर आए थे। उसके बाद अजय शुक्ला के खिलाफ भूल जाइए बीजेपी का प्रचार तंत्र, टाइम्स नाउ जैसे चैनल इतना गंदा प्रोपेगेंडा चला रहे थे। मैंने एक डिबेट देखा था जिसमें उनके एंकर जो हैं अजय शुक्ला के बारे में क्या क्या अपशब्द नहीं बोल रहे थे। भूल जाइए बीजेपी चैनल्स टारगेट कर रहे थे उन पत्रकारों को, और आखिरकार उनकी बात सही साबित हो रही है। मेरी दोस्त है रोहिणी, उन्होंने जब जय शाह के उनके चमत्कारी जो उनका रुतबा बढ़ गया था, कितना 16,000 गुना है कितना था पता नहीं, जो भी बिल्कुल, उस पर जब उन्होंने कहानी की थी तो उन्हें जिस तरह से टारगेट किया गया था और आखिरकार उन्हें छोड़ना पड़ा था इकोनॉमिक टाइम्स, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ ही गया था फिर आखिरकार। और ये वही रोहिणी सिंह हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा पर कहानी की थी, द स्वीट टच ऑफ रॉबर्ट वाड्रा। तो जो मैं आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूं, यहां जो मैसेंजर है उसे खत्म किया जा रहा है, उससे टारगेट किया जा रहा है, और कर कौन रहा है? खुद आप ही की बिरादरी कर रही है। क्योंकि एक उमरटा कोड हुआ करता था कि भाई पत्रकार पर दूसरा पत्रकार सवाल नहीं करेगा अनलेस वो कैमरे पर पकड़ा गया हो रिश्वत लेते हुए, और फिर उसने तिहाड़ जेल में जाकर पत्रकारिता का नाम रोशन किया हो, तब हर चैनल उसको दिखाएगा ही भाई, उस पर हम खामोश कैसे रह सकते हैं। और फिर उसको दिखाया भी गया था। मगर आप भी जानते हैं संतोष जी, अगर वही घटना 2014 के बाद गई होती तो वो सवाल ही नहीं होता वो उनका जेल जाने का। तो कहने का अर्थ यह है कि अब क्या हो रहा है कि बहुत ही गंदा और घटिया प्रोपेगेंडा न्यूज चैनल्स चलाते हैं उन इंडिविजुअल पत्रकारों के खिलाफ। वो अपने मंचों का इस्तेमाल करते हैं हम जैसे पत्रकारों को टारगेट करने के लिए। डिजाइनर पत्रकार कहत के लिबरांडू एक वर्ग इन्होंने वर्ड जो है इन्होंने इजाद किया है। इस तरह के शब्द जो हैं खुलेआम इस्तेमाल करते हैं ये लोग, ऑन एयर इस्तेमाल करते हैं। और देखिए जैसे मैंने कहा ना, मैं एक इंडिविजुअल हूं, कहने को मैं 3 मंच यानी कि न्यूज क्लिक, HW न्यूज और टैलेंटेड इंडिया के साथ हूं, मगर आखिरकार मैं एक इंडिविजुअल हूं। जब मैं एक न्यूज चैनल के साथ जुड़ा होता हूं तो मेरे साथ पूरा पैराफर्नलिया होता है। अब मैं इन 3 प्लेटफॉर्म्स के साथ एक कंसल्टेंट हूं, इसलिए मैं एक किस्म से अकेला व्यक्ति हूं जो अपनी बात रख रहा हूं। तो आप समझ रहे हैं, जब आप एक व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं, चाहे आप अजय शुक्ला को करें, अभिसार शर्मा को करें, रोहिणी सिंह को करें, तो ये सब इंडिविजुअल्स हैं। और जो इन्होंने किया वो बाद में सही साबित हुआ, मगर इनकी चरित्र को, इनकी विश्वसनीयता को तार तार करने का पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, और इतना गंदा, इतना घटिया प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब आपको अंदर से इतना ताकतवर होना पड़ता है, इतना सब्र बांधना पड़ता है। और वो सब्र कहां से आता है? जब मैं देखता हूं अपने बच्चों को, मैं हर बार उन्हें देखता हूं और हर बार ये कहता हूं कि मैं अपना ना आपा खो सकता हूं और ना मैं बिखर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं बिखर जाऊंगा तो ये नाइंसाफी मेरे बच्चों के साथ होगी। दे डोंट डिजर्व दिस। इन्हें जो करना है करते रहे, और ये इससे ज्यादा मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर जैसे मैंने कहा ना, मैं अंदर से नहीं टूटने वाला हूं। और क्यों नहीं टूटने वाला हूं? अपने परिवार के लिए, अपनी मां के लिए जो अक्सर चिंता करती हैं। तो ये भरोसा उनके लिए है।
और उस लिहाज से मैं कभी नहीं टूटने वाला। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि वो भी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। हम्म। आप दुनिया के बहुत सारे देशों में गए हैं, वहां की हम्म। पत्रकारिता को देख रहे हैं और अब जी। अपने देश की पत्रकारिता को भी देख रहे हैं। हम्म। आपको जो 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 यूरोपियन कंट्रीज हैं या हम्म। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या अफ्रीकन कंट्रीज हैं और अपने हम्म। देश की हालत, इनको हम्म। देख के, या नेपाल, नेपाल भी हम्म। पड़ोसी देशों में, हाँ। आपको क्या फर्क लगता है पत्रकारिता में, हिम्मत में, सच्चाई में, साख में? संतोष जी, मैं शुरुआत पाकिस्तान से करना चाहूंगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक चीज हम गाली देते रहते हैं जो भी करें, मगर पाकिस्तान के अंदर एक सलीम शहजाद था जिसने आईएसआई और अलकायदा कनेक्शन पर स्टोरी की थी। उसे काट के नाली में फेंक दिया गया था। ठीक है, उसने हिम्मत वो जतलाई थी। आप ये भी ना भूलें, जब मुंबई का 26/11 हमला हुआ था तो जियो टीवी ने, जो पाकिस्तानी चैनल है, उसने ये तमाम अजमल आमिर कसाब के लिंक्स ढूंढा था, वो जाकर कराची या जहां जहां ये बिल्कुल, लोग रहते हैं। तो ये बिल्कुल। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स ने किया था ना। अब चूंकि मैं अब देखता नहीं हूं, एक जमाना था मैं यूट्यूब पे पाकिस्तानी चैनल्स भी देखता था, तो अभी मैं नहीं जानता उनके क्या हालात हैं, मगर कम से कम मुझे सुनने में नहीं आता कि वहां पर इस तरह की गोदी मीडिया है या नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान को लेके वो लोग चढ़ बैठते हैं, वो एक बात अलग है। अब मैं आपसे बात करता हूं एक और समाज की, एक और देश की, विच इज हाईली पोलराइज्ड, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और वहां पर तो मीडिया इस कदर बटा हुआ है जिसमें आपको पता है, और वो खुलेआम बोलते हैं, भाई फॉक्स न्यूज है प्रो ट्रंप है, सीएनएन है एंटी ट्रंप है। मगर आपको एक छोटी सी मिसाल में देता हूं। जिम कॉस्टा याद है आपको, वो पत्रकार सीएनएन का जिसने ट्रंप से खड़े होकर सवाल किया था, जिसकी कल्पना आप और हम इस देश में कर ही नहीं नहीं सकते कर हैं। सकते, नहीं कर हाँ, सकते। तो जिम कॉस्टा ने जब खड़े होकर ट्रंप से सवाल किया था, हालांकि ट्रंप की मैं तारीफ करता हूं, वो बंदा हर 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाता है, उसकी बखिया उधेड़ते हैं उसके पत्रकार, मगर वो आ तो जाते हैं कम से कम। अब जिम कॉस्टा ने सवाल किया, गर्मा गर्मी हुई, यहां तक कि ट्रंप की एक प्रवक्ता, उनकी जो एक असिस्टेंट थी, वो गई, उनको बिठाने का प्रयास किया। फिर ट्रंप का जो व्हाइट हाउस एक्रेडिशन था संतोष जी, उसे व्हाइट हाउस ने कैंसिल कर दिया। मगर क्या आप जानते हैं, जिम कॉस्टा जिम कॉस्टा के पक्ष में फॉक्स न्यूज भी सामने आया था। फॉक्स न्यूज ने भी कहा था जिम कॉस्टा के साथ ज्यादती है, लगातार सवाल किया था, और फिर उनके एक्रेडिशन को बहाल किया गया था। भारत में ऐसा होगा? भारत में जो शख्स इस पार्टी से सवाल करेगा, तो लगातार एक दूसरा चैनल उसके खिलाफ इतना गंदा और इतना घटिया प्रोपेगेंडा चलाएगा कि आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। मगर वहां पर फॉक्स न्यूज, विच वॉज अ ब्लेटेंटली प्रो ट्रंप चैनल, केम आउट इन सपोर्ट ऑफ जिम कॉस्टा। हमारे यहां ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे यहां खुद पत्रकार टारगेट होता है, लिबरल टारगेट होता है, माइनॉरिटीज टारगेट की जाती हैं। पूरा एक एक औपचारिक जमीन तैयार की गई कोरोना के दौरान कि सोशल बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स किया जाए। ये चीजें कहीं पर होती हैं, और अगर आज की तारीख में हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान या अफ्रीकन कंट्री से कर रहे हैं, तो इतना करारा तमाचा हमारे मुंह पे। मतलब हम पाकिस्तान को गाली देते हैं, और आज की तारीख में हम अपने आप को खुद उससे कंपेयर कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले, कल ही की बात है, एक न्यूज चैनल पर मैंने देखा, वो लोग एक शो कर रहे थे कि भैया पाकिस्तान का जीडीपी कहां गिर गया है। अरे नारायण मूर्ति साहब की सुन लो कि 1947 के बाद भारत की जीडीपी की हालत सबसे बदतर है। ये सवाल तुम करते हो प्राइम टाइम में? नहीं करते हो तुम पाकिस्तान को, अरे पाकिस्तान को याद करके क्या कर लोगे भाई? और एक छोटी बिल्कुल। सी मैं आपको बात बताता हूं, अगर आप मुझे 2 मिनट दे दें बस संतोष जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आज से करीब 14 साल पहले मैं अमेरिका गया था एक एक्सचेंज प्रोग्राम में। होता क्या है कि 6 भारतीय पत्रकार और 6 पाकिस्तानी पत्रकारों को अमेरिका ले जाया गया था। अच्छा, एक ग्रुप गया था टेलीविजन पत्रकारों का, मुझे उनके साथ जाना था, मगर मैं जा नहीं पाया। फिर मुझे आया कॉल यूएस एम्बेसी से, उन्होंने कहा कि अभिसार, क्या आप एक ग्रुप जा रहा है जो सिर्फ मुस्लिम जर्नलिस्ट का है, यानी कि 6 मुस्लिम भारतीय पत्रकार होंगे और ऑब्वियसली पाकिस्तान से 2 मुस्लिम पत्रकार होंगी। तो मैंने बोला ठीक है, चले जाते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो 5 मुस्लिम भारतीय पत्रकार और मैं एक हिंदू पत्रकार था,
और 6 पाकिस्तानी मुस्लिम पत्रकार। हम लोग एक ग्रुप की तौर पे चलते थे, करीब 1.5 महीना था, एक एयरपोर्ट से दूसरी एयरपोर्ट। आप जानते हैं हर एयरपोर्ट पे उन पाकिस्तानी पत्रकारों को रोक दिया जाता था। क्यों? क्योंकि 3-4-5 साल पहले ही 9/11 हुआ था, और आप जानते हैं पाकिस्तान के तार 9/11 से जुड़े हुए थे, और उन्हें ये डर लगता था 6 पाकिस्तानी जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, और हर बार रोक दिया जाता था उनको। और मैं अक्सर अपने पत्रकार बंधुओं से, जो उस वक्त मेरे ग्रुप में था, हम लोग यही बात करते थे, बॉस की इंडियन पासपोर्ट कितने गर्व की बात है, और ये लोग ये कचरा करके, पत्रकारिता को बदनाम करके, देश की साख को मटियामेट करके, तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे देश को यार। तो मैं यही आपको बतलाने का प्रयास यहां पर कर रहा हूं कि बहुत ही अजीबोगरीब दौर से हम गुजर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों की आंखें खुलेंगी, क्योंकि देखिए हमारा वक्त तो गुजर जाएगा, मगर आप कल्पना कीजिए कि आने वाली पीढ़ियां इसकी क्या कीमत भुगतेंगी। और ऐसा नहीं है, आपके पास अतीत में ढेरों मिसालें हैं। मैंने अक्सर अपने एक शो में किया था, मुझे याद है, उस पर बहुत जबरदस्त रिएक्शन आया था, अरे आप इंडियन टेलीविजन की तुलना रेडियो रवांडा से कैसे कर सकते हैं। रेडियो रवांडा में क्या हुआ था? गुंडे और मवाली बैठ जाते थे रेडियो पर, और वो तूत्सी समुदाय के खिलाफ अनाप शनाप बकते थे। आप मुझे बताइए ना, क्या हो रहा है आज की तारीख में? क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? लिबरल्स के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ बैठ बैठ के लोग जो मां बहन की गालियां बकते हैं, अच्छे अच्छे बड़े आर्मी ऑफिसर्स, आपने सुना होगा मेजर जनरल बख्शी को, मां की गाली बक रहे थे भाई। वो बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, वो इतनी गंदी गंदी गालियां, और फिर जवाब में वो गाली बक रही। ये क्या हो रहा है? और ऐसे में अगर मैं रेडियो रवांडा से तुलना कर रहा हूं न्यूज चैनल्स की, तो मैं क्या गलत कर रहा हूं? मुझे बताइए। वहां तो कम से कम डेमोक्रेसी नहीं थी रवांडा में, यहां तो है। तुम क्या कर रहे हो इस देश के साथ? हमारे यहाँ तो एंकर ऐसा कर नहीं, एंकर तो ऐसा कर रहे हैं। मैं कल किसी को देख रहा था कि एक संपादक हैं चैनल के, वो दौड़ करके जा रहे हैं इस अंदाज से कि अभी 2 झापड़ देंगे जो पैनल में बैठा हुआ है उसको। हाँ, पता है, कमाल है। लेकिन मेरा सिर्फ अब सर यही कहना है आपसे कि कितना भी अंधेरा हो, एक जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कितना भी अंधेरा हो, सच्चाई अंधेरा नहीं है, प्रकाश सच्चाई है, रोशनी सच्चाई है। बिल्कुल। दूसरा उन्होंने कहा कि कितना भी झूठ हो, पर सच्चाई वो नहीं है, सच्चाई सत्य है, सच है। तो मुझे लगता है कि ये जो बड़े लोग हुए हैं, जिन्होंने आजादी दिलाई, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली, उन लोगों ने जो कहा है उसमें कुछ तो होगा। और शायद हमारे धर्म ग्रंथों में भी जो कहा गया है, हमारे हों या इस्लाम में हों या बाइबल में हों, हमेशा अच्छाई की, सच्चाई की और अच्छाई की जीत होती है। इनमें कुछ तो ताकत होगी। इसलिए मैं ये मान के चलता हूं कि सारे ऑड्स के बावजूद आखिर में इतिहास विजय का सेहरा आप जैसे पत्रकारों के ही माथे पे लगाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मैं एक ही चीज कहूंगा कि देखिए, मैं कोई विजेता नहीं बनना चाहता हूं। मेरा यहां पर काम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं हराना है। मुझे इनफैक्ट आज ही कोई कह रहा था कि जो प्रधानमंत्री मोर के साथ देखे गए, कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि देश में इतना शोर हो रहा है, इतने अहम मुद्दे हैं, फिर भी वो मोर के साथ हैं। और किसी ने ये भी मुझसे कहा कि आपको क्या लगता है, आप उस पर टिप्पणी करेंगे, उसका राजनीतिक फायदा आखिरकार बीजेपी को होगा, क्योंकि जितना ज्यादा इस मुद्दे पर टिप्पणी होती है उतना पोलराइज होता है माहौल। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, मैं कोई जीतने नहीं आया हूं या किसी पॉलिटिकल पार्टी को हराने नहीं आया हूं। आप उस पॉलिटिकल पार्टी को सराखों पे बिठाएं, आपका सिरदर्द है, वो आपकी स्वेच्छा है, वो आपका चॉइस है, वो टोटली आप पर है, वो मैं कह ही नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ अपना काम करने आया हूं, और वो बदलने नहीं वाला हूं मैं किसी डर से। हाँ, कल को कुछ ऐसे हालात हो जाएं कि भाई छोड़ना पड़े, कोई विकल्प बेहतर आ जाए, तो ठीक है, देख लेंगे। मगर उसके चलते अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं जो काम कर रहा हूं छोड़ दूं या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करूं, तो भैया वो नहीं होने वाला है मुझसे। तो अब देखिए क्या होता है आने वाले दिनों में। ठीक, आप सही कह रहे हैं। इस अंधेरे में अभी भी कई पत्रकार हैं आपके जैसे जो अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं। उन सबको हम इस शो में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देश की जनता को ये पता होना चाहिए
क्योंकि जनता को ही लोग सबको सब कुछ बताते हैं, जनता को नहीं बताते हैं। खुद को बताते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, पॉलिटिकल बॉसेस को बताते हैं, जनता को नहीं बताते हैं। वो कोशिश जारी रहेगी उन लोगों को लाने की, और मुझे फिर विश्वास है कि सच्चाई की आखिर में जीत होगी ही होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अभिसार, आपने जो तकलीफें सही, सच्चाई का साथ देने वालों को इससे बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, और वो हम देश में देख रहे हैं। बहुतों के साथ उनको भी बुलाएंगे और उनके जीवन में क्या घटा, उनके ऊपर कैसे हमले हुए, जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए नहीं कि हमको किसी को गाली देनी है, बल्कि इसलिए लोगों को ये बताने के लिए हर युग में जो सच्चाई पे चलता है उसे एक अलग तरह की कटीली राह का सामना करना ही पड़ता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं और ये प्रोग्राम हम जारी रखेंगे, और अभिसार शर्मा जैसे बाकी पत्रकारों को हम इस प्रोग्राम में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।